नमस्कार। राष्ट्रपुत से मैं पवन केसवानी। आपने देखा होगा कि बारिश के पहले मौसम कुछ बदल सा जाता है। जानने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि मौसम किस तरह से बदल रहा है। तूफान के पहले की शांति को भी आप बखूबी समझते होंगे। ऐसे ही बदले हुए हालात छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में है, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय से कई मंत्रियों के विभागों की फाइलों को तेजी से निपटाया जा रहा है। दरअसल यह संकेत है इस बात का कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नए मंत्रियों की नियुक्ति की अटकलों पर बहुत जल्दी विराम लगेगा। तारीख तो ठीक नहीं बताई गई है, लेकिन 6 और 7 जनवरी में कभी भी मंत्रिमंडल में फेरबदल या पुनर्गठन हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारी उथल पुथल वाला हो सकता है। ऐसे ही नए चेहरों की जब नियुक्तियां हो रही है, तब उनके नामों को तय करने के लिए जो गुणागणित लगाया गया है, जो बातें और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद विष्णुदेव साय का नया मंत्रिमंडल एकदम नए कलेवर में नजर आने वाला है। मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिलाकर कुल जमा 11 मंत्री है, जिसमें 6 ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन यदि इसमें गजेंद्र यादव को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 7 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति फिजा में जिस तरह से जातिवाद को महत्व दिया जा रहा है, उसके कई कारण हैं। छत्तीसगढ़ के दावा किया जा रहा है कि जहां आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और इसमें सबसे बड़ा समूह साहू समाज का है, वैसे ही दावा किया जा रहा है कि दूसरे नंबर पर यादव समाज आता है। लेकिन पिछले मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने जिस तरह से जातिवाद को हवा दी, छोटे छोटे जाति समूहों के साथ जिस तरह की राजनीति की, वहां सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की एक बड़ी चुनौती मौजूदा हालात में निर्मित हो गई है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव बीते करीब 7 महीना हो चुके हैं। 4 जून को जब आचार संहिता समाप्त हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब और तब खाली पदों की भर्ती हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री से सांसद बनने के बाद एक सीट खाली हुई थी, जबकि उससे पहले ही एक सीट खाली थी। 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैसे तो अभी तक छत्तीसगढ़ में 13 ही मंत्री बनाए जाते रहे हैं, लेकिन इसमें 13 से अगर 14 हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे कि 90 की असेंबली हरियाणा में भी है, वहां भी भाजपा की सरकार है और वहां 14 मंत्री लिए गए हैं। अब नामों की यदि बात की जाए तो कुछ नए नाम भी सामने आए हैं, जिन पे हमें गौर करना चाहिए कि ऐसे कौन से नए संभावित चेहरे हैं जिनके लिए विचार किया जा रहा है। भाजपा के जिन विधायकों के मंत्री बनाए जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है, उन नामों में सबसे पहला नाम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उसके बाद लता उसेंडी, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, गजेंद्र यादव, संपत अग्रवाल के अलावा योगेश्वर राजू सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इनमें सामान्य वर्ग से सबसे ज्यादा किरण सिंहदेव और अमर अग्रवाल के नामों की चर्चा है। अमर अग्रवाल के करीबी तो बता रहे हैं कि हमने तो जश्न की तैयारी भी कर ली है, शपथ ग्रहण कब होगा इसका हमें इंतजार है। नेताओं के ऐसे ही समर्थक कहीं ना कहीं माहौल बनाते भी हैं और कई बार माहौल बिगाड़ भी देते हैं। यदि बात ओबीसी की जाए तो गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, और यदि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो इस तरह से ओबीसी वर्ग के मंत्रियों की संख्या छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 7 हो जाएगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती से ओबीसी वर्ग को यह संदेश दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी ओबीसी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, वहां विष्णुदेव साय को दिल्ली से जो मजबूती मिली है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दे दिया गया है। जो मंत्री अभी हैं उनमें से जिन्हें निकाला जाएगा, उसके बाद के असर को भी तौल लिया गया है। काफी लंबा समय लिया गया है। संसदीय सचिवों की भी नियुक्तियां होनी है, निगम मंडल आयोगों की भी नियुक्तियां होनी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अलावा नगरीय निकाय के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे माहौल में जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या फेरबदल की तैयारी है, उसे मूर्त रूप देने की एक बड़ी चुनौती है। नए मंत्रिमंडल में जिन 4 चेहरों को मौका दिया जाना है, इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल के दिनों में 2
2 बार दिल्ली से हो आए, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई और यह सहमति भी वहां जुटा ली गई कि परफॉर्मेंस के आधार पर जिन्हें हटाया जाएगा, उनके हटने के बाद जमीनी हालात कैसे होंगे। क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जहां 1 साल हुआ सरकार के कार्यकाल को, वहां जमीन पर कितनी ज्यादा मजबूती से सरकार के परफॉर्मेंस को दिखाया जाए, जिससे भाजपा के पक्ष में आने वाले दिनों में ज्यादा अनुकूल राजनीतिक माहौल निर्मित हो सके। वैसे जातिगत आधार के अलावा क्षेत्रीय आधार पर भी मंत्रिमंडल की नियुक्तियों को देखा जा रहा है कि किस तरह से बस्तर संभाग में, जहां फिलहाल केदार कश्यप ही एकमात्र मंत्री हैं और रायपुर संभाग से टंकराम वर्मा ही मंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री को मिलाकर सरगुजा से 4, बिलासपुर से 3 और दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रायपुर और बस्तर संभाग से एक मंत्रियों को जरूर लिया जाएगा, जिसमें इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो जो 7 नए चेहरे सामने लाए गए थे तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और सरकार को इससे क्या फायदा हुआ, संगठन की छवि कैसे निर्मित हुई, आम जनता में विष्णुदेव साय सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह के रिएक्शन है। इन सारी बातों को नापने तौलने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन आने वाले 1 हफ्ते में जरूर हो जाएगा। वैसे तारीख 6 और 7 जनवरी की खास तौर से ये बताई गई है, इसमें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या फेरबदल होगा। किरण सिंह देव के मंत्री बनने की संभावना के बीच संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि आने वाली 10 जनवरी तक भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में मिल सकता है, जबकि 15 जिला अध्यक्षों की नई नियुक्तियां हो चुकी है। 19 की नियुक्तियां 1 या 2 दिन में हो जाएगी और शेष 2 बचे रह जाएंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन में कसावट लाने के लिए जो तैयारी कर रही है वो चुनाव के पहले की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। वैसे मौजूदा हालात में सरकार कैसे चल रही है, सरकार में किसकी चल रही है, इस तरह के प्रश्न साफ तौर पर आम जनता की ओर से भी किए जाते हैं। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता राजनीति में जब रुचि लेती है तो गुण दोष के आधार पर जनप्रतिनिधियों के कार्यों की समीक्षा करती है। वैसे पूर्ववर्ती सरकार की तरह लगातार एक के बाद एक घपले घोटाले के आरोप नहीं लगे। जिस तरह से घपले घोटाले के आरोपों का सामना पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री और उनके करीबी झेल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस बात की शिकायत की जा रही है कि यहाँ नौकरशाह हावी है, भाजपा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते और भाजपा के पदाधिकारियों को भी तवज्जो नहीं मिल रही है। जिस तरह से अधिकारी लॉबी में निरंकुशपना आया है, उसे लेकर कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के पास लगातार शिकायतें कर रहे हैं। सारी बातें मीडिया में खुलकर नहीं आती। इन्हीं सब जमीनी हालात को जानने समझने के बाद सरकार बने 1 साल हुआ और विपक्षी कांग्रेस की ओर से सीएम हाउस के घेराव के एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई। हालांकि वो राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा असरकारक नहीं रहा। अवसर की राजनीतिक दौर में यह शिकायत भी आम हो रही है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान जो अधिकारी मलाईदार पोस्ट में बैठे थे, जिनके विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज वही लोग सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से नियंत्रण पाया जाए, ये भी एक गंभीर चुनौती मौजूदा सरकार के लिए बनी हुई है। बीते 1 साल में बलौदा बाजार, सूरजपुर और लोहारडी जैसी घटनाएं जिस तरह से सुर्खियां बटोरती रही, वहां कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और व्यवस्था को लेकर उंगलियां उठती रही। लोग यहां प्रश्न पूछते रहे कि आखिर पुलिस प्रशासन इतनी मजबूती से अपराधियों पर क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में बीजापुर से जब मुकेश चंद्राकर नामक एक होनहार पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और पीडब्ल्यूडी के एक प्रभावशाली कांग्रेस से जुड़े हुए ठेकेदार के परिसर में सेप्टिक टैंक के अंदर उनकी लाश मिलती है, तो वहां सरकार ने जिस तरह से तत्परता दिखाई, फौरन मुख्यमंत्री की ओर से 11 सदस्यीय एसटीएफ के गठन की घोषणा के अलावा फौरन बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी हैं, उनकी ओर से ऐलान किया जाता है कि 1 महीने के अंदर चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दरअसल
दरअसल ये तत्परता जाहिर करती है कि पुराने अनुभव से सरकार ने कुछ न कुछ सबक लिया है, सीख ली है। और 1 साल का जो अनुभव है वो बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के मामले में नजर भी आ रहा है। अब बारी सरकार की है कि आने वाले दिनों में जिस तरह का जन आक्रोश पनपता जा रहा है, जिस तरह से पत्रकार सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, वहां अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कैसे प्रस्तुत किया जाए। वैसे इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के किंग पिंग यानी मुख्य अभियुक्त माने जा रहे सुरेश चंद्राकर के जब सीधे संबंध कांग्रेस से पाए गए, और तो और बीजापुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लालू राठौर का पत्र भी सामने आ गया, जिसमें मुकेश चंद्राकर और उनके कुछ साथी पत्रकारों के बहिष्कार की बातें लिखी हुई थी। यानी कुल मिलाकर सुरेश चंद्राकर जो अभियुक्त है उसके न केवल कांग्रेस से संबंध थे, वो पदाधिकारी था, बल्कि वो बेहद प्रभावशाली था। जो अभी नई जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पत्रकार मुकेश चंद्राकर से सुरेश चंद्राकर ठेकेदार खासी नाराजगी रखता था। 2021 के कोरोना काल के दौरान अपनी शादी में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर वो पहले ही सुर्खियों में आ चुका था। कम समय में जो बहुत जल्दी पैसा कमाने और उसके प्रदर्शन की उसकी जो जीवन शैली थी वो चर्चा में बनी हुई थी। पहले किसी पुलिस अधिकारी के घर में कुक का काम करता था, सलवा जुड़ूम से उसका परिवार विस्थापित हुआ था, और देखते ही देखते बहुत जल्दी जिस तरह से वो अरबपति बन चुका था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां आमतौर पर बाहरी ठेकेदार आकर काम नहीं कर सकते और जहां गुणवत्ता का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता, ऐसी 120 करोड़ की खराब गुणवत्ता वाली सड़क की खबर दिखाने की सजा मुकेश चंद्राकर को अपने जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। लेकिन चारों तरफ से घिरता देख अब कांग्रेस की ओर से भी एक फोटो जारी की गई है जिसमें किसी स्थानीय नेता को दिखाया गया है कि वो हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर ठेकेदार को माला पहना रहा है। इस माला वाली तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि वो तो भाजपा प्रवेश कर चुका था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं और विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी हैं, इनकी ओर से लगातार सफाई और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्परता से कार्रवाई की बात की जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ठेकेदार कितना भी रसूखदार हो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से जिस तरह से अकाउंट सीज किए गए हैं और जिस तरह से एक बुलडोजर एक्शन चलाया गया है, वहां कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की गई है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस को अपने अनुभव का फायदा मिल रहा है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप को जनता भी खूब समझ रही है। राजनीति की अब समझ रखने वाली पहले से जागरूक हो चुकी जनता हमारे नेता और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को बहुत ध्यान से समझती है। पहले से कहीं ज्यादा लोग अब प्रति प्रश्न करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हम लगातार सिस्टम में बैठे हुए लोगों और नेताओं पर बारीक निगाह रखते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।